नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज की विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 विज्ञान जंतुओं में जनन विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इस पाठ के समाप्ति पर आप आज सीखेंगे कि सजीवों के प्रमुख लक्षण प्रजनन कौन कौन से होते हैं। इसके साथ साथ आप जंतुओं के जनन की प्रमुख विधियों को भी बता पाएंगे। जंतुओं में अलैंगिक जनन कैसे होता है ये भी आप बता पाएंगे। तो आज हम आपके साथ जंतुओं में जनन पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आपने अपनी पिछली कक्षा में सीखा है कि कोई भी जीव अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है। अपने जैसे जीव का आशय क्या हुआ कि वह बिल्कुल अपने जैसे जीव, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये बिल्कुल अपने जैसा जीव बनाते हैं। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी जाति की निरंतरता, उनके जाति का अस्तित्व पृथ्वी पर बना रहे। अगर ऐसा नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व या पेड़ पौधों का अस्तित्व, जंतुओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है और जीवों की इसी क्रिया को जनन कहते हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने ये भी पढ़ा है कि सजीवों के बहुत से प्रमुख लक्षण होते हैं। बताएंगे कौन कौन से प्रमुख लक्षण होते हैं? बताइए बताइए। क्या कहा? बिल्कुल ठीक, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन। बिल्कुल ठीक आपने बताया। इसी तरह सजीवों का एक प्रमुख लक्षण जनन भी होता है। आपने पौधों में पढ़ा होगा कि जनन की दो विधियां होती हैं। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अच्छा, आप बताएंगे कि पौधों में अलैंगिक जनन की आपने कौन कौन सी विधियां पढ़ी हैं? सोचिए सोचिए। हाँ, बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक बताया। पौधों में अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में आपने पढ़ा है। पहला, मुकुलन द्वारा। तो मुकुलन द्वारा आपने कहाँ पढ़ा है? किस में होता है मुकुलन द्वारा? बिल्कुल ठीक बताया, ईस्ट में। मुकुलन द्वारा जो प्रजनन है वह ईस्ट में होता है। वहाँ पर आपने देखा था कि ईस्ट में एक बड निकलता है, एक मुकुल निकलता है, और वह मुकुल जब उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है तब वह मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करता है और वह अपनी मातृकोशिका, अपनी जनक कोशिका से वह अलग हो जाता है। कभी कभी आपने ये भी देखा था कि वह मुकुल से एक मुकुल, फिर दूसरा मुकुल, फिर तीसरा मुकुल, इस तरीके से एक श्रृंखला बन जाती है। तो मुकुल द्वारा प्रजनन आपने किस में देखा? बिल्कुल ठीक, ईस्ट में। इसके अलावा आपने एक और विधि का भी अध्ययन किया था पहले। बिल्कुल ठीक बताया, विखंडन द्वारा। तो विखंडन द्वारा जो था वो आपने किस में पढ़ा था? क्या कहा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल ठीक, आपने सही कहा, विखंडन द्वारा आपने शैवाल में पढ़ा था। आपने देखा था कि एक शैवाल विखंडित होकर दूसरा शैवाल बना लेता है। इसी तरीके से आपने तीसरा जो पढ़ा था बीजाणु द्वारा अध्ययन किया था। और चौथा अलैंगिक जनन जो था वो था, सोचिए सोचिए, बिल्कुल ठीक बताया, वर्धी प्रजनन। वर्धी प्रजनन बच्चों आपने देखा था कि पौधों में वर्धी प्रजनन जो है वो पाया जाता है और उसमें अब उसके पौधे के भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, इनसे कोई एक नया पौधा निकलता है। बच्चों, आपने अपने खेतों में तो देखा होगा कि आम है, गन्ना है, ये सब हम लोग अपना वर्धी प्रजनन के द्वारा पैदा करते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से अदरक भी, आलू है, अदरक है, इस तरीके से हम वर्धी प्रजनन द्वारा पैदा करते हैं।
इसी तरीके से आपने उसमें ये भी देखा है कि कुछ पौधे जो होते हैं उनकी जैसे अजूबा और अजूबा की पत्तियों से एक नया पौधा निकलता है। ऐसे डहेलिया, शकरकंद, इनकी जड़ों को मिट्टी में बोया जाता है और उनसे एक नया पौधा निकलता है। तो बच्चों, आपने इस तरीके से अलैंगिक प्रजनन की कई विधियां वहां पर देखी थी। अलैंगिक प्रजनन के लिए बच्चों किसी भी दूसरे जनक की आवश्यकता नहीं होती है। उसी पौधे से, एक पौधे से केवल एक सिंगल जनक के, केवल एक सिंगल पेरेंट से दूसरा पौधा बन जाता था। इसी तरह जब बिना जनन अंग के प्रजनन की विधि हमेशा अलैंगिक प्रजनन कहलाती है। इसमें किसी लिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें केवल एक जनक से ही संतति की उत्पत्ति होती है। द्वितीय पेरेंट्स यानी सेकंड पेरेंट्स की जनक की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसके साथ साथ आपने लैंगिक जनन भी पढ़ा था। लैंगिक जनन में आपने ये पढ़ा था कि वहां पर आपने देखा था कुछ पौधे जो थे वो द्विलिंगी होते हैं, कुछ पौधे एकलिंगी होते हैं। एकलिंगी पौधों में नर पौधे और मादा पौधे अलग अलग पाए जाते थे। ऐसे ही द्विलिंगी पौधे जिसमें नर और मादा एक ही पौधे में लक्षण पाए जाते हैं, वह द्विलिंगी पौधे कहलाते थे। इसी तरीके से यानी जिसमें नर जननांग और मादा जननांग की आवश्यकता होती है, वहां पर लैंगिक जनन पाया जाता था। आज हम लोग जंतुओं में अलैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अभी आपने देखा कि जब बिना जनन अंग के प्रजनन की विधि जो होती है उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें किसी लिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें केवल एक पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। सिंगल पेरेंट्स होता है, ठीक है। द्वितीय पेरेंट्स, सेकंड पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक जनन जैसे आपने पौधों में पढ़ा कई प्रकार से होता है, ऐसे ही अलैंगिक जनन इसमें भी कई प्रकार से होता है। सबसे पहला अलैंगिक जनन होता है वो है मुकुलन द्वारा, ठीक है। मुकुलन द्वारा आपको अभी हमने बताया, आपने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था? पौधे में। बिल्कुल ठीक बताया, पौधे में मुकुलन द्वारा आपने जो पढ़ा था वो ईस्ट में पढ़ा था। तो ऐसे इसमें भी अभी हम देखते हैं कि जंतुओं में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन कहाँ होता है। दूसरा प्रकार हमारा है द्विखंडन द्वारा। द्विखंडन द्वारा जो प्रजनन है वह भी आप अलैंगिक प्रजनन पढ़ चुके हैं पौधों में। तो द्विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन जो है पौधों में किस में पाया जाता था? बिल्कुल ठीक बताया, शैवाल में। शैवाल में पाया जाता था। इसी तरीके से द्विखंडन द्वारा प्रजनन जो होता है अलैंगिक प्रजनन, वह जंतुओं में भी पाया जाता है। और आप आज देखेंगे कि जंतुओं में अलैंगिक प्रजनन द्विखंडन द्वारा कैसे होता है। और तीसरा प्रकार अलैंगिक जनन का जो होता है वह है बहुविभाजन द्वारा। तो ये तीन प्रकार अलैंगिक जनन के हम आज इनके बारे में चर्चा करेंगे आपके साथ। सबसे पहले मुकुलन द्वारा, द्विखंडन द्वारा और बहुविभाजन द्वारा। चलिए आज सबसे पहले हम आइए देखते हैं कि मुकुलन द्वारा कैसे होता है। बच्चों, आपने कक्षा 6 में, पिछली कक्षाओं में अपने पढ़ा है कि हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा को आपने देखा होगा। परिपक्व हाइड्रा को आवर्धक लेंस से देखिए। परिपक्व हाइड्रा के शरीर में एक या एक से अधिक छोटे छोटे आपको उभार दिखाई देंगे, छोटी छोटी बड़ रचनाएं दिखाई देंगी। इस संरचना को ही मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये देखिए आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा ये मुकुल जो इसमें छोटा सा एक निकला हुआ है बड टाइप का, इसको मुकुल कहते हैं। यह मुकुल जब आपके इसको पर्याप्त मात्रा में भोजन होता है, इसके पास इसकी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तब यह मुकुल वृद्धि करता है और यह परिपक्व होकर जनक हाइड्रा से जहां ये लगा रहता है वहां से अलग हो जाता है और एक नए हाइड्रा का रूप ले लेता है, एक नया हाइड्रा बन जाता है। चलिए आपको हम रेखा चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि यह मुकुल कैसे जनक हाइड्रा में बनता है। देखिए ये आप चित्र पे देख रहे हैं, इसमें क्या है? ये एक हाइड्रा है। हाइड्रा में ऊपर की तरफ आपको क्या दिख रहे हैं? टेंटिकल्स दिख रहे हैं और नीचे की तरफ एक छोटा सा मुकुल दिख रहा है। ये आपको एक छोटा सा यहां पर मुकुल दिख रहा है। ये मुकुल जो है
ये मुकुल इसमें से निकलता है। और जब भोजन की पर्याप्त मात्रा होती है, प्रचुर मात्रा होती है, इसके लिए परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तब यह मुकुल थोड़ा सा वृद्धि करता है। और इसमें क्या होता है, इस तरीके से ये थोड़ा सा बड़ा होता है। और इसके साथ साथ जैसे इसके जनक हाइड्रा में बहुत से टेंटिकल्स निकले हुए हैं, 4 या 5, इस तरीके से इसमें भी टेंटिकल्स निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। आप देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे टेंटिकल्स निकले हैं और फिर धीरे धीरे ये वृद्धि करता है। वृद्धि करने के बाद ये बिल्कुल एकदम नए बड़े हाइड्रा की तरह हो जाता है, अपने जनक हाइड्रा की तरह बड़ा होने लगता है। और धीरे धीरे बाद में यह हाइड्रा अपना, ये जो बेबी हाइड्रा आपको दिख रहा है, मुकुल हाइड्रा दिख रहा है, ये धीरे से बड़े होने के बाद ये अपने जनक हाइड्रा यानी अपने पेरेंट्स से अलग होकर एक नए हाइड्रा बन जाता है, एक नया हाइड्रा बन जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन के लिए केवल एक बड, एक मुकुल जो होता है, उससे नया हाइड्रा धीरे धीरे बनता है और वो बाद में उससे जनक हाइड्रा से अलग हो जाता है। आइए हम आपको इससे दिखाने का प्रयास करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एक पूरा सा, ये एक मुकुल, ये एक हाइड्रा है, पूरा परिपक्व हाइड्रा है और इसमें ये मुकुल निकला हुआ, ये छोटा सा ये मुकुल निकला हुआ है। इसी तरीके से ये इसमें टेंटिकल्स दिख रहे हैं, ये तंतु दिख रहे हैं, इसमें ये पूरा हाइड्रा है, इसमें एक छोटी सी ये बड भी निकली है जिसको मुकुल कहते हैं। और यह मुकुल धीरे धीरे करके यह एक इस तरीके से बड़े का रूप ले लेती है, ये बड़ा हाइड्रा बन जाता है। देख रहे हैं आप, धीरे धीरे इसमें टेंटिकल्स निकलते हैं और जब ये पूरे इसमें टेंटिकल बन जाएंगे, पूरा हाइड्रा बन जाता है, तो ये यहाँ से इस तरीके से अलग हो जाता है और ये अलग होकर एक नए हाइड्रा का रूप ले लेता है। देखा आपने, इस तरीके से एक सिंगल हाइड्रा से, इसमें द्वितीय पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं हुई, एक सिंगल हाइड्रा से एक नया हाइड्रा बन जाता है। इसके बाद आपने इसमें क्या देखा कि क्योंकि ये इसने कैसे हुआ, ये इस प्रकार जीवों में अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए एक जनक द्वारा प्रजनन क्रिया संपन्न होती है। इस क्रिया में प्रजनन अंग की आवश्यकता नहीं होती। आपने इसमें देखा किसी भी प्रजनन अंग की आवश्यकता नहीं हुई, इसके कोई भी प्रजनन अंग किसी भी दूसरे पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं हुई, केवल एक सिंगल, एक जनक से ही एक नया हाइड्रा बन गया। अलैंगिक जनन की इस विधि को मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन। इसको इंग्लिश में बच्चों बर्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं दूसरी विधि पे। दूसरी विधि आपने देखी है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? द्विखंडन द्वारा। बिल्कुल ठीक आपने बताया। आपने बच्चों पिछली कक्षा में अमीबा को तो देखा ही है। अमीबा क्या होता है? एक कोशिक सूक्ष्म जीव होता है। अमीबा के मध्य में एक केंद्रक होता है। मध्य में क्या होता है? एक केंद्रक होता है और यह केंद्रक बिल्कुल वैसे ही जैसे हाइड्रा में जब प्रचुर मात्रा भोजन की होती है, अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, ऐसे ही जब अमीबा के लिए प्रचुर मात्रा भोजन की होती है, अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, तब यह भी इसका केंद्रक जो होता है वह दो भागों में बंटने लगता है। बस यहीं पे प्रजनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और अंत में अमीबा का शरीर भी दो भागों में बंट जाता है। इसके प्रत्येक नए भाग में विभाजित किया हुआ केंद्रक भी पाया जाता है और इस प्रकार नए अमीबा यानी एक अमीबा से दो नए संतति अमीबा बनते हैं। देखिए, हम आपको दिखाते हैं। ये जैसे ये एक अमीबा है और इसके बीच में जो गहरा स्लेटी भाग आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये इसका केंद्रक है। बिल्कुल ठीक बताया, ये इसका केंद्रक होता है। हम आपको रेखा चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि एक अमीबा से दो नए संतति अमीबा किस प्रकार बनते हैं। चलिए, आइए हम आपको ले चलते हैं चित्र पर। देखिए, ये आपके सामने जो है एक अमीबा है और इसके मध्य में आपने देखा ये क्या है? एक केंद्रक है। इसके मध्य में आपने केंद्रक देखा जो कि गहरे रंग का, अभी आपको हमने बताया गहरे रंग का भाग होता है केंद्रक। और इसके जैसे ये अमीबा को प्रचुर मात्रा भोजन की मिलती है, इसके लिए परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तब इसका केंद्रक
इसका केंद्रक दो भागों में विभाजित होने लगता है। आपने देखा इसके दो भाग बन रहे हैं, एक केंद्रक से दो केंद्रक बनने लगते हैं और ये धीरे धीरे यहाँ जो है फिर इसके चारों तरफ का, इसके चारों तरफ का ये जो द्रव्य होता है यह भी बंटने लगता है, यह भी डिवाइड हो जाता है। और इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि इस एक केंद्रक से दो केंद्रक बन गए और यहाँ पर इससे इसका जो कोशा द्रव्य था वो भी ये बंटने लगा है और इसके साथ साथ ये दो संतति अमीबा बन जाते हैं। आपने देखा एक अमीबा से दो नए संतति अमीबा बनते हैं और दोनों में केंद्रक पाया जाता है। इस तरीके से अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है वो किस तरह से होता है? द्विखंडन द्वारा। आइए हम आपको एक इससे भी समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, ये क्या चीज है? ये अमीबा मान लीजिए है और इसके बीच में ये जो काला भाग आपको दिख रहा है ये क्या है? ये है इसका केंद्रक और यह केंद्रक इस तरीके से ये डिवाइड होना शुरू होता है। इस तरीके से ये डिवाइड होता है और इसके डिवाइड होते होते विभाजित होते होते यह दो अमीबा में बंट जाता है। अब आप देख रहे हैं कि एक अमीबा से दो अमीबा बन गए और दोनों में इसका केंद्रक, जो इसका गहरा काला भाग था वो भी पाया जा रहा है। दोनों अमीबा में केंद्रक गहरा काला भाग पाया जा रहा है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं जैसे यह एक अमीबा है और इसको ये द्विखंडन द्वारा इसको इस तरीके से यह दो भागों में बंट जाता है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो यह एक अमीबा से आपने देखा, एक अमीबा से दो नए अमीबा बन जाते हैं। इस प्रकार द्विखंडन विधि में जनक अमीबा जो है, जनक अमीबा अपना शरीर खो देता है। ऐसा अलैंगिक प्रजनन जिसमें कोई जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है उसे द्विखंडन कहते हैं। और इस तरह का अलैंगिक प्रजनन जो है वो एक और जीवधारी में पाया जाता है, वो है युगलीना। युगलीना में भी ऐसा ही जो है वो अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है, द्विखंडन। तो द्विखंडन के दो हमने आपको जीव अभी बताए, अलैंगिक और उसका एक अमीबा और दूसरा युगलीना। तो अभी तक आपने दो अलैंगिक प्रजनन पढ़े हैं। पहला आपने पढ़ा था मुकुलन द्वारा और दूसरा आपने पढ़ा द्विखंडन द्वारा। चलिए हम अपने तीसरे अलैंगिक प्रजनन पर आते हैं, वो है बहुविभाजन द्वारा। बच्चों, आप जानते हैं मलेरिया का परजीवी कौन होता है? बताइए बताइए। क्या कहा? मच्छर? नहीं, मच्छर केवल मलेरिया के परजीवी को एक रोगी से दूसरे रोगी में पहुंचाने का कार्य करता है, वह केवल वाहक होता है। मलेरिया जिससे होता है, मलेरिया रोग जिससे होता है वह प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। यह बिल्कुल अमीबा की तरह ही लगभग होता है, अमीबा की तरह होता है। अमीबा की तरह कुछ और जीव जैसे मलेरिया का परजीवी, इसमें इसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, इसमें जो है बहुविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसमें जीव का केंद्रक कई बार विभाजित होता है। जैसे वहां पर आपने देखा था अमीबा में एक अमीबा से एक केंद्रक से दो केंद्रक यानी दो अमीबा बने थे। यहां पर एक केंद्रक कई बार विभाजित होगा और कई केंद्रक बनाता है। मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं। ये देखिए, ये प्लाज्मोडियम का चित्र है। इसमें आप देख रहे हैं एक केंद्रक से इस तरीके से कई केंद्रक बने हैं, कई केंद्र बने हैं और ये सब संतति केंद्रक कहलाते हैं। ठीक है, डॉटर न्यूक्लियस कहलाते हैं, संतति केंद्रक कहलाते हैं ये सभी। तो इस तरीके ये कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जांपल यह एक क्या है? यह एक प्लाज्मोडियम है और इसमें एक केंद्रक है। आप देख रहे हैं एक केंद्रक है और जब ये कई बार विभाजित होता है, तो इस तरीके से छोटे छोटे बहुत से केंद्रक बन जाते हैं, नए केंद्रक इसमें बन जाते हैं और हर केंद्र से एक नया प्लाज्मोडियम बन जाता है। तो आपने अमीबा में देखा था कि एक केंद्रक से दो केंद्रक बनते हैं और जबकि उसमें प्लाज्मोडियम में क्या है, एक केंद्रक से कई केंद्रक बनते हैं। तो इस तरीके से
आज आपने अभी जो देखा है, जो हम लोगों ने इतनी देर में चर्चा की है, क्या क्या सीखा है बच्चों? हमने सीखा है कि जंतु भी अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन करते हैं। अपनी जाति, अपने जैसा जीव वह उन पर उत्पन्न करते हैं, और ये इसलिए कि उनकी जाति इस पृथ्वी पर बनी रहे, पृथ्वी पर जीवन बना रहे, वह जीव बना रहे। तो पेड़ पौधे और चाहे जंतु हो, दोनों ही अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या करते हैं बच्चों? प्रजनन करते हैं। इसके साथ साथ आपने सीखा पौधे की भांति जंतुओं में भी जनन होता है। जिस तरह आपने देखा कि पौधे में जनन होता है, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा था, ऐसे जंतुओं में भी जनन होता है। और क्या आपने आज अध्ययन किया? आपने सीखा कि बिना जनन अंग के प्रजनन की विधि को अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। यह आपने पिछली कक्षा में भी सीखा था कि बिना जनन अंग, जहां पर केवल एक जीव, एक जनक, जहां पर कोई भी जनन अंग नहीं पाया जाता है, ऐसी प्रजनन की विधि उसको अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। जंतुओं में भी जनन की दो विधियां होती हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। आज आपने अलैंगिक जनन के बारे में विस्तार से हमारे साथ चर्चा में भाग लिया। तो अलैंगिक जनन की आपने 3 विधियां कौन कौन सी अभी पढ़ी हैं? बिल्कुल ठीक, अभी आपने पढ़ा है कि जंतुओं में अलैंगिक जनन जो है वो मुकुलन द्वारा, यानी जिसका आपने उदाहरण पढ़ा था हाइड्रा, मुकुलन द्वारा होता है। दूसरी विधि आपने अलैंगिक जनन की पढ़ी थी द्विखंडन द्वारा, जो कि आपने पढ़ा, उसका उदाहरण था अमीबा और यूग्लिना। और तीसरी आपने जो विधि पढ़ी वो थी बहुविभाजन द्वारा, जो किसमें पाया जाता है? बिल्कुल ठीक बताया, प्लाज्मोडियम में। तो जंतुओं में अलैंगिक जनन की 3 विधियां आपने पढ़ी, वह है मुकुलन द्वारा जो हाइड्रा में होता है, द्विखंडन द्वारा जो कि अमीबा और यूग्लिना में होता है, तथा बहुविभाजन द्वारा जो कि प्लाज्मोडियम में होता है। यह आज हम लोगों ने सीखा। तो बिल्कुल फिर से मैं रिवाइज कर दूं आपके सामने कि अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए वह प्रजनन करते हैं। पौधे की भांति जंतुओं में भी जनन होता है, और बिना जनन अंग के प्रजनन की विधि को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। जंतुओं में भी जनन की दो विधियां होती हैं, वह है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। और आपने पढ़ा अलैंगिक जनन की जो विधियां जंतुओं में आज आपने सीखा है, वो है मुकुलन के द्वारा, द्विखंडन के द्वारा, बहुविभाजन के द्वारा। चलिए बच्चों, आज हम आपके साथ एक गतिविधि करते हैं। तैयार हैं आप लोग? रेडी? तैयार हैं? अच्छा ये बताइए, आपने कौन कौन सी विधियां अभी अलैंगिक जनन की जंतुओं में पढ़ी हैं? आज आपने जंतुओं में अलैंगिक जनन की कौन सी विधियां सीखी हैं? बताइए। बिल्कुल ठीक कहा, मुकुलन द्वारा प्रजनन। वेरी गुड, शाबाश बच्चों। अच्छा ये बताइए, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता था? बताइए बताइए। वेरी गुड, हाइड्रा में। मुकुलन द्वारा प्रजनन कहां होता है? हाइड्रा में। बहुत सुंदर। इसके बाद आपने दूसरी विधि कौन सी पढ़ी थी? बताइए बताइए। द्विखंडन द्वारा प्रजनन। तो द्विखंडन द्वारा प्रजनन आपने कहां पढ़ा है? बताइए, सोचिए सोचिए। बिल्कुल ठीक बताया, अमीबा में। अच्छा, एक और भी जंतु हमने आपको बताया था नाम, यूग्लिना। तो द्विखंडन द्वारा प्रजनन जो है वो अमीबा और यूग्लिना दोनों में पाया जाता है। इसी तरीके से हमारा तीसरा प्रजनन बहुविभाजन द्वारा। तो बहुविभाजन द्वारा प्रजनन कहां पाया जाता है? किस जीव में होता है? सोचिए। बिल्कुल ठीक बताया, प्लाज्मोडियम में। बहुत सुंदर। तो यह 3 विधियां जो हमने आपके साथ आज चर्चा की, ठीक है। अब हम लोग कल बच्चों आपको गृह कार्य करके लाना है। आज आपने ये देखा कि हाइड्रा और अमीबा का अलैंगिक जनन विधि जो आपने चर्चा की है, इसका रेखा चित्र जो हमने अभी आपको दिखाया था कि कैसे वह 1 से 2 में बनता है, कैसे उससे एक हाइड्रा से कई हाइड्रा बनते हैं, इसका रेखा चित्र आप अपनी कॉपी पे बनाकर लाएंगे। और कल हम लोग पुनः अपनी कक्षा में आगे लैंगिक जनन के बारे में भी चर्चा करेंगे।
धन्यवाद बच्चों।